हेलो स्टूडेंट, वेक्टर क्लास की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के अंदर सहायक ग्रंथियों के बारे में। और सहायक ग्रंथियाँ सबसे पहली लीवर, लार ग्रंथि और अग्नाशय। उसमें से हमने लार ग्रंथि और अग्नाशय को, लार ग्रंथि और लीवर को, यकृत को कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे अग्नाशय के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अग्नाशय, जिसको बोलेंगे हम पैनक्रियाज बोलेंगे। सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम लोकेशन की। तो अग्नाशय की लोकेशन कहाँ पर होती है, उसकी स्थिति कहाँ पर होती है। तो जैसे आपको पता होगा, ये हो गया डुडेनियम, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगी सबसे पहले डुडेनियम के अंदर। और डुडेनियम के ये जो बीच वाला जो खोपचा यहाँ पर लोकेटेड होता है अपना अग्नाशय, अपना पैनक्रियाज। बहुत बढ़िया ऑर्गन होता है ये, बहुत ही शानदार ऑर्गन। तो उसकी स्थिति क्या हो गई, उदरीय गुहा में आमाशय के नीचे स्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह एक मिश्रित ग्लैंड होती हैं, ये एक मिक्स ग्लैंड होती हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या हो गया। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी अगर कोई ग्रंथि है, कोई ग्लैंड है, तो सबसे पहले कोई ग्लैंड होगी तो वो क्या बनाने का काम करेगी, वो जूस बनाने का काम करेगी, वो रस बनाने का काम करेगी। ग्रंथियाँ होती हैं तीन प्रकार की, एक होती है अंतःस्रावी और सेकंड होती है बहिःस्रावी, और एक प्रकार की ग्रंथि होती है वो होती है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती हैं। ठीक है, तो एक होगी अंतःस्रावी ग्रंथि और सेकंड होगी बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होती हैं मिश्रित ग्रंथि। अब इन सभी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अंतःस्रावी कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, समझना, निगाह पूरी बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया, ये माना कि कोई भी ग्रंथि है, और सबको पता है ग्रंथि क्या बनाती हैं, ग्लैंड क्या बनाती हैं, कुछ सीक्रेशन बनाती हैं, कुछ जूस बनाती है। अब उस जूस को डालना पड़ेगा कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर, या फिर कहीं पर जहाँ पर उसको एक्शन लेना है, जहाँ पर उसको काम करना है। तो माना कि ये है कोई भी ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल्स के लिए उस ग्रंथि को, जो भी ग्रंथि का जो भी रस है, जो भी सीक्रेशन है, उसको यहाँ पर ब्लड के अंदर डालना है। तो डालने के लिए क्या होगा, इस ग्लैंड और इस डक्ट के बीच में अगर नली प्रेजेंट होती है, अगर ये डक्ट यहां पर प्रेजेंट होती हैं, तब तो उसको बोलेंगे हम बहिःस्रावी। लेकिन अंतःस्रावी के अंदर क्या होगा, यहां पर डक्ट मौजूद नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लेना, कंसेप्ट को कान खुले रखना। ठीक है, यानी यहां पर इसके स्राव को डालने के लिए, समझना, यानी इसके स्राव को यहां पर डालने के लिए यहां पर नलिका उपस्थित नहीं होती, तभी तो इसको क्या बोलेंगे हम, नलिका विहीन ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नलिका विहीन ग्रंथि होगी, यहां पर डक्ट मौजूद नहीं होती है, और इसका जो भी सीक्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हार्मोन। बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में क्लास 9th के अंदर, हार्मोन बनाने का काम करेगी। अरे भाई, तो सर ये हार्मोन यहां से कैसे जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जाएगा वो डिफ्यूजन के माध्यम से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता ये जाएगा। ठीक है, तो हो गया अपना अंतःस्रावी। बहिःस्रावी कहने का मतलब क्या हो गया, अरे समझना, मजेदार बातें, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो ये होगी कोई भी ग्लैंड होगी, और ग्लैंड अपना क्या करेगी, इस रक्त वाहिनी के अंदर डालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, डक्ट उपस्थित होगी। डक्ट यानी नलिका अगर प्रेजेंट होती तो ऐसी ग्रंथि को क्या बोलेंगे हम, बहिःस्रावी।
लेकिन मिश्रित ग्रंथि का खेल क्या होता है? अरे वैसे तो आप समझ गए होंगे, ये ग्लैंड होगी ब्लड वेसल्स में डालने के लिए, एक साइड में क्या होगा, डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन ये कोई ग्रंथि होगी और दूसरी साइड में क्या होगा, यहाँ पर डक्ट मौजूद होगी। यानी इस प्रकार की ग्रंथि जो कैसी होती हैं, वो अंतःस्रावी भी होती हैं, वो बहिःस्रावी भी होती हैं। ऐसी ग्रंथि को आज के बाद क्या बोलेंगे हम? मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। और मिश्रित ग्रंथि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी होती है? अग्ना से। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो होगी अपने कौन सी? अग्ना से होगी। बहिःस्रावी के अंदर कौन सी? तो बहिःस्रावी के अंदर होगी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होगी, यकृत ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि। अब बाकी सारी जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी होती है? अपनी बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होगी? माइंड के अंदर यहाँ पर होती है, ब्रेन के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि, और गले के अंदर आती है, पीयूष ग्रंथि के पास में होती है पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, गले के अंदर थायराइड ग्रंथि, उसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ पर होती है अपनी थाइमस ग्रंथि। बाकी वाली ग्रंथि को मैं आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये कैसी ग्रंथि होती है भाई? अपनी मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित कहने का मतलब ये अंतःस्रावी होती हैं और साथ साथ में कैसी होती हैं? बहिःस्रावी होती हैं। बात करेंगे उसके संरचना के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई पैनक्रियाज भी एक खूबसूरत अंग होता है, खूबसूरत की कमी नहीं है, ठीक है। बहुत ही सुंदर होता है ये दिखने में, जिसके एक साइड में होता है हेड, ठीक है। तो ये हो गया कोई भी पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज का अग्नाशय का ये वाला भाग कहलाएगा उसका हेड, या फिर इसको बोलेंगे हम शुद्ध हिंदी के अंदर सिर बोलेंगे। ये जो बीच वाला जो भाग है वो कहलाएगा, बीच वाला भाग इसका कहलाएगा बॉडी कहलाएगा। और ये वाला जो भाग होगा इसको बोलेंगे हम टेल बोलेंगे। टेल कहने का मतलब क्या हो गया? पूंछ हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर एक संरचना मौजूद होती है जिसको बोलेंगे हम स्प्लीन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्प्लीन। स्प्लीन कहने का मतलब क्या हो गया? प्लिया, इसको बोलेंगे प्लिया बोलेंगे। अरे प्लिया के बारे में अगर प्लिया आ गया तो मैं बात बता देता हूँ उसकी खास बात। अरे इसको बोलेंगे हम आरबीसी का कब्रिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे, कब्रिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आके ही आरबीसी का क्या हो जाएगा? स्वर्गवास हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। किसको? स्प्लीन को। तो स्प्लीन कहाँ पर होगी? इसके ऊपर होगी, ध्यान देना। ये वाला जो लोकेशन होगी वो किसकी होगी? स्प्लीन की होगी, ये वाला पैनक्रियाज। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगी अपने डुडेनियम, डुडेनियम होगी यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। ये तो होगी उसकी बाहर वाली संरचना। अब उसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी खेल हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो ग्रंथियों का ही खेल है, ठीक है। जैसे कि हो गया लीवर हो गया, जैसे कि हो गया पैनक्रियाज हो गया, इनका ही मेन काम होता है, क्योंकि जो मेजर एंजाइम बनाने का जो काम करेंगे वो यही करते हैं। अब उसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं। जैसे ही मैं पैनक्रियाज को यहाँ से काटता हूँ तो जब इसको खोल के देखते हैं, जब इसको काट के देखते हैं तो अंदर की साइड में, अंदर की ओर एक यहाँ से एक डक्ट जाती हैं जिसको बोलेंगे हम पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे सभी? एक बार साथ साथ में बोलेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी अग्ना से नलिका, अग्ना से नलिका बोलेंगे, इसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। और पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर होती हैं कुछ एल्वियोलाई शेप स्ट्रक्चर, इस टाइप की संरचनाएं मौजूद होती हैं। और उसके पास में होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और एक होती हैं एसिनाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इसके अंदर अग्नाशय के अंदर दो प्रकार की संरचना होती हैं, एक होती है एसिनाई और एक होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो बनाएगी हार्मोन, उसके केमिकल्स को, उसके रसायन को क्या बोलते हैं हम? हार्मोन बोलते हैं। और बहिःस्रावी जो भी जूस बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको क्या बोलेंगे हम? रस बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इसके अंदर संरचना के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है एसिनाई, एक होती है एसिनाई और
सेकंड होती है इसके अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिका, यानी दीपिका किसकी होगी भाई, लैंगरहैंस की दीपिका हो गई। अब एसिनाई के अंदर क्या होगा, एसिनाई होती है अपनी बहिस्रावी, ऐसे नहीं होती है बहिस्रावी भाग, जो भी बहिस्रावी जो भाग होगा, जो बहिस्रावी ग्रंथि होगी इसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसी नहीं बोलेंगे। और बहिस्रावी है तो सीधी बात है, तो वो क्या बनाएगी, रस बनाएगी, और उस रस को क्या बोलेंगे हम, अग्नाशय रस बोलेंगे, इसको कहेंगे हम अग्नाशय रस कहेंगे। अब इस अग्नाशय रस के अंदर क्या क्या होता है, खेल तो अभी स्टार्ट होगा। अग्नाशय रस के अंदर होता है एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांद तारे जो भी लगाना है लगा दो। अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस को किसने बनाया, एसिनाई ने बना दिया। और इनके अंदर एंजाइम होंगे, कौन कौन से एंजाइम जो अग्नाशय रस के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं, ये होता है क्षारीय, क्षारीय कहने का मतलब हो गया एल्कलाइन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंजाइम होगा वो होगा ट्रिप्सिन, वो होगा ट्रिप्सिन, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, वन शॉट के अंदर सारे एंजाइम एक साथ कर लेंगे। ट्रिप्सिन, सेकेंड वाला कौन सा, काइमोट्रिप्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको ध्यान देना, बाकी वाली बकवास आपको समझ में आए नहीं आए। पैनक्रियाज क्या करेगा, जूस बनाएगा, और पैनक्रियाज की आंतरिक संरचना के अंदर जूस बनाने का काम करेगा, वो कौन करेगा, बहिस्रावी। और बहिस्रावी को क्या बोलेंगे हम, बहिस्रावी को क्या बोलेंगे हम, एसिनाई बोलेंगे। और ये वाली होगी एसिनाई, बहुत बढ़िया, ये होगी एसिनाई। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसकी दीपिकाएं, दीपिका किसकी, लैंगरहैंस की दीपिका हो गई। ये होता है अंतस्रावी, ये होता है बहिस्रावी। बहिस्रावी होगा वो क्या बनाएगा, वो जूस बनाने का काम करेगा, वो रस बनाने का काम करेगा। सुनना, अब रस बनाएगा, रस के अंदर क्या होगा, रस का नाम क्या हो गया, अग्नाशय रस, जो कैसा होता है, बहुत बढ़िया, क्षारीय होता है, क्षारीय भाई, अग्नाशय रस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम पूर्ण पाचन जूस बोले में, इसको भी पूर्ण पाचक जूस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी के लिए सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ट्रिप्सिन और कौन सा हो गया, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और हो गया इसके अंदर कौन सा, काइमोट्रिप्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर होगा कौन सा, लाइपेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कौन सा होगा, एमाइलेज, बहुत बहुत बढ़िया, ध्यान देना। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये बने ही किसके लिए, तो ये बने होते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। लाइपेज किसके लिए बना होता है, तो ये बना होता है वसा के लिए। एमाइलेज किसके लिए बना, तो वो बना कार्बोहाइड्रेट के लिए। यानी प्रोटीन का भी पाचन जूस यहाँ पर मौजूद, वसा का भी मौजूद, कार्बोहाइड्रेट का भी मौजूद, कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज, राइबोन्यूक्लियेजेज, ये सारे एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कहने का मतलब कंप्लीट अगर कोई एंजाइम मौजूद है तो वो कहाँ पर होंगे, अपने यहाँ पर मौजूद होंगे। ये तो होगी बातें, छोटी छोटी बातें किसकी, अग्नाशय रस की, अग्नाशय रस की बात होगी। अब बात करेंगे उसके अंदर वाली बातें, यानी हम जानते हैं ये ग्रंथि कैसी होती हैं भाई, ये ग्रंथि होती है कैसी, मिश्रित ग्रंथि होती हैं, मिक्स ग्लैंड होती हैं। अब ध्यान देना, जो अंतःस्रावी जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे हम, दीपिकाएं बोलेंगे। दीपिकाएं किसकी, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं। यहाँ पर लैंगरहैंस की दीपिका को जैसे ही खोल के देखते हैं, सॉरी दीपिका, लैंगरहैंस की जैसी दीपिका को जैसे ही हम खोल के देखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे प्रकार की सेल प्रेजेंट होगी। अरे बहुत सारे प्रकार की, यानी कहने का मतलब 3 प्रकार की सेल प्रेजेंट होगी। एक सेल होगी कौन सी, अल्फा सेल, सेकेंड वाली कौन सी, बीटा सेल, एक वाली कौन सी होगी भाई, गामा सेल हो गई, ठीक है। अब अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल ये क्या करेगी, ये एंजाइम बनाने का काम करेगी। हम जानते हैं अंतःस्रावी हैं, और अंतःस्रावी क्या बनाने का काम करेगी, सॉरी हार्मोन बनाने का काम करेगी। अल्फा सेल जो हार्मोन बनाएगी वो बनाएगी कौन सा, ग्लूकागॉन। बीटा सेल बनाएगी कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन, और ये बनाएगी सोमेटोस्टेनिन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इस वाले भाग से क्वेश्चन आया गया और कई बार आता रहेगा, फिक्स है, हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो। लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर हार्मोन का सिक्रेशन होगा, यहाँ पर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा। और यहाँ पर 3 प्रकार की सेल होगी, कौन कौन सी, ग्लूकागॉन, और कौन सी होगी, बीटा सेल जो बनाने का काम करेगी वो करेगी इंसुलिन बनाने का काम करेगी, ठीक है। और जो गामा सेल होगी वो क्या बनाने का काम करेगी, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन बनाने का काम करेगी। उसमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट बात ये कि ग्लूकागॉन व इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये लाइन दिखने में बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर, बहुत बहुत बड़ी लाइन है। यानी अल्फा सेल क्या बनाएगी, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल क्या बनाएगी, इंसुलिन। ये दोनों यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों मिलकर क्या करेगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, शर्करा के लेवल को, शुगर के लेवल को क्या करेगी, ये बैलेंस बनाने का काम करेगी। लेकिन एक बात समझ लो, अगर उसमें से किसी कारणवश बीटा सेल ने इंसुलिन बनाने से मना कर दिया, बीटा सेल ने इंसुलिन बनाने से मना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा तो रक्त के अंदर शर्करा का बैलेंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा, और शर्करा का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही कहलाएगा डायबिटीज, मधुमेह कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई बॉडी के अंदर इंसुलिन का काम क्या हो गया, तो इंसुलिन का काम हो गया ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करना, ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को बैलेंस करना। ये कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, वो सारा आप पढ़ोगे हायर क्लास के अंदर, 11th 12th के अंदर पढ़ोगे। बता देता हूं जल्दी से आपको कि इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को तब्दील करता है ग्लाइकोजन के अंदर, और जब जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर शर्करा का लेवल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना। और सोमेटोस्टेनिन ये क्या करेगा, ये इनके सिक्रेशन के ऊपर नियंत्रण रखेगा। जो भी पाचक रस होते हैं, जो भी जूस होते हैं, उन सभी के स्त्रवण के ऊपर जो नियंत्रण रखने का काम करेगा वो कौन करेगा, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, ठीक है। तो ग्लूकागॉन हो गया और कौन सा हो गया, इंसुलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। बीटा सेल किसका प्रोडक्शन करेगी, तो बीटा सेल करेगी किसका, इंसुलिन का करेगी। बीटा सेल किसका करेगी, इंसुलिन का करेगी। अल्फा सेल किसका करेगी, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करेगी। ये हो गया पैनक्रियाज कंप्लीट। अब देखते हैं तीनों ग्रंथियां साथ में हो गई। अब एक शॉट के अंदर सारे एंजाइम को देखते हैं, कौन कौन से एंजाइम और किसके लिए बने और कौन सी ग्रंथि ने ये एंजाइम का निर्माण किया। एक शॉट के अंदर सारा देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंग कौन सा हार्मोन बनाने का काम करेगा, कौन सा एंजाइम बनाने का काम करेगा, और एंजाइम का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिख दिया, हार्मोन नहीं है, ये है एंजाइम। हो गया एंजाइम, और यहाँ पर हो गया एंजाइम के कार्य। सबसे पहले अंग की बात करेंगे तो माउथ की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले हो रखी हैं, बस उसको एक साथ देख रहे हैं, एक ही जगह पर देख रहे हैं। सबसे पहले मुंह की बात करते हैं, और मुंह के अंदर हमने देखा ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लार ग्रंथि बनेगी, क्या बनने का काम करेगी, लार बनाने का काम करेगी। और उस लार के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट था, आपको याद आ रहा होगा। एंजाइम कौन सा उपस्थित था उसके अंदर, टाइलिन। और बताया था मैंने, ये टाइलिन बनता किसके लिए है, स्टार्च का पाचन करता है। ये क्या करेगा, टाइलिन स्टार्च को तोड़ने के लिए बना, यानी स्टार्च का पाचन करना। बहुत बहुत बढ़िया, स्टार्च का पाचन करेगा और स्टार्च को तोड़ देगा किसके अंदर, ये माल्टोज के अंदर।
ये माल्टोज के अंदर तोड़ देगा उसको। तो स्टार्च का पाचन करना टाइलिन, और टाइलिन कौन रिलीज करेगा? तो वो करेगा लार ग्रंथि। सेकेंड बात करेंगे अमाशय, और अमाशय के अंदर हमने देखा था जठर रस, और जब जठर रस को जब हम खोल के देखते तो उसके अंदर था पानी था, और उसके अंदर था श्लेष्मा म्यूकस, और उसके अंदर प्रेजेंट था एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार के देखे थे हमने? 2 प्रकार के एंजाइम थे। कौन कौन सा? पेप्सिन और हो गया रेनिन। लेकिन ध्यान देना, ये जब रिलीज हुए थे तब थे वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के अंदर, यानी वो सोए हुए थे। उसको जगाने का जो काम किया वो किसने किया था? HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। पेप्सिन बना किसके लिए? पेप्सिन बना प्रोटीन का पाचन करना। इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन का पाचन करना। सेकेंड रेनिन, ये क्या करेगा? दूध में उपस्थित केसीन, दूध के अंदर, मां के दूध के अंदर उपस्थित होता है प्रोटीन। कौन सा? केसीन प्रोटीन। ध्यान देना, ये भी प्रोटीन है। दोनों बने किसके? प्रोटीन के लिए। लेकिन प्रोटीन का प्रकार कौन सा हो गया? केसीन को पैराकेसीन में बदलना, कैल्शियम पैराकेसीन में बदलना। बहुत बढ़िया। अगली बात करेंगे किसकी? छोटी आंत की। इरेप्सिन एंजाइम, माल्टेज सुक्रेज। ध्यान देना, जिसके पीछे एज लगता है, माल्टेज सुक्रेज लाइपेज। माल्टेज कहने का मतलब क्या हो गया? माल्टोज को तोड़ना। सुक्रेज कहने का मतलब क्या होगा? सुक्रोज को तोड़ना। माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे है क्या? तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम। तो माल्टेज कहने का मतलब क्या हो गया? माल्टोज को तोड़ने वाला। सुक्रेज कहने का मतलब क्या हो गया? सुक्रोज को तोड़ने वाला। मतलब क्या हो गया इसका? यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अरे क्योंकि ये सारे प्रकार किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के तो प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। बहुत बढ़िया। अरे समझते जाना, चैप्टर खत्म होने वाला है आज, सारा खत्म पूरा। पाचन तंत्र समझ में नहीं आया हो, सरसरी नजरों से जो भी लिखे हुए जो नोट्स है साथ साथ में, और जो आपको नोट्स मिले उसको सामने रख के एक बार पढ़ लेना, और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो कर लेना सारे। अगली बात होगी अग्नाशय की बात करेंगे। अग्नाशय के अंदर एंजाइम, अग्नाशय रस के अंदर अभी देखा था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों ही बने किसके लिए? प्रोटीन के लिए। वापस ध्यान देना, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? ऑप्शन आएगा लाइपेज, एमाइलेज, और कौन सा आएगा? माल्टेज, और एक आएगा ट्रिप्सिन। तो निम्न में से कौन सा सही हो गया? ट्रिप्सिन। अगर इसकी जगह पे पेप्सिन आ जाता क्या सही होगा? क्या बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ये आएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से एमाइलेज एंजाइम कहां से रिलीज करेगा? ऑप्शन के अंदर दे रखा होगा आपको आमा से, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो वहां से गलत हो जाएगा। एमाइलेज किसके लिए बना? तो ये भी किसके लिए बना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइपेज नाम से पता चला है लिपिड, और लिपिड एज कहने का मतलब तोड़ने वाला, लिपिड को तोड़ने वाला, वसा को तोड़ने वाला, यानी किसका पाचन करना? वसा का पाचन करना। अरे ध्यान देना, जब जब वसा की मुझे याद आती है तब मुझे याद आती है लीवर की। लीवर ने बनाया था कौन सा? पीतरस। यानी लाइपेज ने तो पहले बोला था वसा को जल्दी जाके डुबकी लगा के आजा। कहां से? डुबकी लगा के आजा। कहां से? पीतरस के अंदर डुबकी लगा के आजा। ध्यान देना, सुनना, पीतरस बना कहां पर था? यकृत के अंदर। लेकिन उसका स्टोरेज कहां पर हुआ था? यकृत के नीचे छोटी सी थैली थी, छोटा सा पाउच था, नाम सभी को याद आ गया होगा सबको, यानी गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात करेंगे यकृत की। यकृत ने क्या बनाया? तो यकृत बनाता है पीतरस बनाता है। लेकिन ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीतरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम उपस्थित नहीं होता। बहुत बढ़िया, ये पीतरस है, ये एंजाइम नहीं है। करना क्या? इसका काम क्या होगा? वसा का इमल्सीकरण करना।
वसा का इमल्सीकरण करना। इमल्सीकरण कहने का मतलब क्या हो गया, वसा के ऊपर लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर रहा था, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको घुलनशील बनाने के लिए पीतरस वहाँ पर आता है और जल्दी से उसको क्या कर लेगा, इमल्सीकृत कर लेगा। तो ये सारे हो गए एक साथ अंग के बारे में, और अंग ने क्या बनाया, एंजाइम, और इन एंजाइम के ये होंगे सभी के काम। स्टार्ट करेंगे पाचन की क्रियाविधि। अभी तक हमने पूरे अंग के बारे में पढ़ लिया, कौन सा अंग क्या काम करता है, उसकी स्थिति क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या बनता है, कैसे उसका पाचन करता है। मैं जल्दी से चीज़ों को थोड़ी देर डिस्कस करते हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको सबसे पहले कि पाचन के अंदर, इस पाचन तंत्र के अंदर भोजन आगे मूव क्यों होता है। जल्दी बताएंगे सभी कि भोजन आगे वो गति क्यों करता है। तो माइंड के अंदर सबके उत्तर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, बाकी तो मैं आंसर निकला देता मुंह से, बट दूरियां हैं, दूरियां बढ़ी हुई हैं, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन का ज़माना आ गया, तो सभी के माइंड के अंदर क्वेश्चन आ गया होगा। और इस पता नहीं इस ऐप के अंदर कमेंट का वगैरह कुछ ऐसा होगा शायद। तो सबसे पहले बात आ गई कि भोजन आगे गति क्यों करता है। तो भोजन आगे गति क्यों करता है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल के अंदर गति पाई जाती है। कौन सी गति होगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कौन सा हो गया, कर्मानुकुंचन गति। और कर्मानुकुंचन गति के कारण ये क्या होगा, भोजन आगे गति करेगा, भोजन आगे मूव करेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसी अंग है, आमाशय का पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा अंग है, आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आना चाहिए सीधा ग्रास नली, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, कौन सी होगी, यकृत होगी। हमने देखा, कल ही देखा। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और कौन सी होगी, मिश्रित ग्रंथि। निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी हैं, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। बताइए निम्न में से कौन सी होगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, नहीं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी, इसमें से अग्नाशय होगी। और लाइपेज के लिए कौन सा एंजाइम बना, तो लाइपेज किसके लिए बना, तो लाइपेज बना वसा के लिए। ये वसा को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इस टाइप के छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। निम्न में से HCl के कार्य लिखिए। HCl के कार्य क्या हो गया, जीवाणुओं को मारना, निष्क्रिय को सक्रिय करना, पेप्सिनोजन को तब्दील करना, किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, प्रोरेनिन को तब्दील करना, किसके अंदर, रेनिन के अंदर, और भोजन के माध्यम को क्या करना, अम्लीय करना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, बच्चा जानता है। दांत होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन सा, कृतनक, रदनक, अग्र चर्वणक और कौन सा हो गया, चर्वणक। और भी सारी बातें हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं जो भी क्वेश्चन आने लायक हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनालिसिस होना चाहिए। आपको एनालिसिस होना चाहिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपने चैप्टर को पूरी ध्यान से, पूरे कंसेप्ट के साथ में अगर सीखा है, पूरा नोट डाउन किया है और पूरा वीडियो देख के अगर आप उसको रिवाइज करते हो रोज़ के रोज़, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं पाचन की क्रियाविधि। अभी तक अंग के बारे में, पाचन के अंगों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं आगे पाचन की क्रियाविधि। कैसे भोजन टूटता है, बस हमने बात ही यही बोली कि जटिल पोषक पदार्थ, बड़े बड़े पोषक पदार्थ का टूटना किसके अंदर, छोटे छोटे अणुओं के अंदर, उसको ही क्या बोलेंगे, हम पाचन बोलेंगे। और बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट गया। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होने के बाद तो ऊर्जा के अंदर बदल ही दिया जाएगा। ये होगी हमारी कंप्लीट पाचन तंत्र हो गया। स्टार्ट करते हैं पाचन की क्रियाविधि। बहुत ही आसान है ये पाचन की क्रियाविधि में। सबसे पहले देखो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसको लिखना कैसे है, लेकिन आपको सबसे पहले लिखने से पहले ध्यान देना पड़ेगा आपको समझना क्या है उसके अंदर।
अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, आप अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन आएगा इसमें से, कैसे आएगा, निम्न में से स्टार्च के पाचन को समझाइए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाइए या फिर पाचन की क्रिया विधि को समझाइए। समझना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अरे बहुत बढ़िया, हमने देखा ही यही था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हमने शुरुआत के अंदर देखा था, खाने के अंदर खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या खाएंगे हम, वसा, या फिर क्या खाएंगे हम, प्रोटीन। मैं जल्दी से बता लेता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हो गए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। खैर छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट, बस इतना ध्यान रखो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, और हो गया यहाँ पर लिखता हूँ माल्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, और भी बहुत सारे होते हैं, और हो गया स्टार्च। अब ध्यान देना, समझना, चीज़ों को समझना। स्टार्च होता है जटिल अणु, स्टार्च होता है जटिल अणु, और हमारी पाचन की परिभाषा ही क्या थी कि जटिल अणुओं को तोड़ना किसके अंदर, सरल सरल अणुओं के अंदर, छोटे छोटे अणुओं के अंदर, और तोड़ने के बाद क्या कर देंगे हम, उसको अंदर डाल देंगे खून के अंदर, ब्लड के अंदर, जहाँ पर वो खून के माध्यम से होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर बैठा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा का शक्ति, पावर ऑफ सेल बोलेंगे, ऊर्जा बनाने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझना, स्टार्च था अपना कैसा अणु, जटिल अणु। ध्यान देना, जटिल अणु था। ये स्टार्च जब टूटेगा तो टूटेगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ये भी तो जटिल हैं बट ज्यादा जटिल नहीं हैं। जब ये टूटेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा ग्लूकोज बनेगा। बिल्कुल ही सिंपलेस्ट अणु है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेंगे किसके अंदर, डाइसैकेराइड के अंदर, और ये टूटेगा मोनोसैकेराइड के अंदर। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले स्टार्च को, अरे समझना समझना समझना, रुकना, जाना मत वीडियो को छोड़ के, भाई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की, समझेंगे तो आगे। स्टार्च, और स्टार्च के बाद में ये वाला क्या हो गया, डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज। मुझे पता है छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ध्यान देना, समझ में आपको आ जाएगा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये भी लिख दो, लैक्टोज। और ये इनको वापस तोड़ना पड़ेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। सबकी ट्रिक है, बता देंगे जब 11th पढ़ेंगे। रमा का गला ग्लूकोज के लिए फ्री, माला सूत्रा, बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जिसको हम इसको याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जटिल अणु खाते हैं इसको तो हमें इसमें तोड़ना है, और आपको पता होगा इन सभी के लिए एंजाइम वहाँ पर मौजूद था, और इसको कंप्लीटली तोड़ने के बाद में इसको खून के अंदर डाल देंगे, और वहाँ से चला जाएगा किसके पास, सेल के पास। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ, स्टार्ट करेंगे मुंह, स्टार्ट करेंगे। उस मुंह के अंदर क्या क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के साथ में। ध्यान देना, सबसे पहले हमने खाया था, क्या खाया था भाई, हमने खाया था स्टार्च खाया था। स्टार्च है क्या, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। बस निगाहें खुली रखना, अब से स्टार्ट है स्टोरी, कहानी स्टार्ट। देन इसके बाद में कहानी खत्म भी होगी सारी, पाचन तंत्र खत्म भी होगा। वीडियो देख लेना सारा कंप्लीट, नोट कर देना, एक बार सरसरी नजरों से देख लेना, सारे जितने भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है कर देना। अगर समझ में नहीं आए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो जब मैं लाइव आऊंगा नीचे जो भी बोलना बोल देना। सबसे पहले स्टार्च और मुंह के अंदर आता है अपना, मुंह के अंदर इसका किस प्रकार से पाचन होता है हम जानते हैं। मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, तो वो हो गया कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम कहाँ पर मौजूद था, जल्दी बता दो मुझे, लार के अंदर। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अरे बहुत बढ़िया, ये स्टार्च को क्या करेगा, ये स्टार्च को, ये टाइलिन एंजाइम लग गया इसके ऊपर, ये स्टार्च को क्या करेगा, तोड़ देगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। बहुत बहुत बढ़िया,
ये माल्टोज के अंदर टूट गया। कहां पर टूटा? ये मुंह के अंदर ही ध्यान देना, मुंह के अंदर ही ध्यान देना। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर हमने तो ग्लूकोज ही खाया था डायरेक्ट, तो फिर क्या उसका मुंह के अंदर पाचन होगा क्या? नहीं, कभी नहीं। यानी हमने छोटा ही मॉलिक्यूल खाया, सरल अणु ही खाया है, वो सीधा जाएगा हमारे अमाशय से होता हुआ छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे रसांकुर क्या कर लेंगे, उनको अवशोषित कर लेंगे और सीधे ही क्या बन जाएगी, उसकी एनर्जी बन जाएगी। जल्दी से बिना पाचन की क्रिया हुए सीधे ही एनर्जी बन जाएगी। तभी तो बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा प्रदान के लिए क्या पियो? ग्लूकॉन डी पियो, यानी ग्लूकोज ही पियो सीधा डायरेक्ट। अरे सीधी एनर्जी बन जाएगी, जल्दी से कोई भी पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। मुंह से आगे जाता है, मुंह के अंदर क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट टूट गया, तब्दील हो गया माल्टोज के अंदर। अरे बहुत बढ़िया बातें आप समझते हो ने, टाइलिन एंजाइम के अंदर। अब आगे समझना, मुंह से भोजन कहां पर गया? ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के अंदर ज्यादा कोई भी काम नहीं होता, ऐसा का ऐसा माल्टोज का माल्टोज रहेगा। आगे जाएगा कहां पर? ये ग्रास नली के अंदर। ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ऐसा का ऐसा माल्टोज अभी जा रहा है नीचे। आगे आएगा कौन? अपना आमाशय। बहुत बढ़िया। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम क्या उपस्थित होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर तो एंजाइम ही दो, कौन सा? पेप्सिन और कौन सा हो गया? रेनिन। और पेप्सिन और रेनिन बने किसके लिए? प्रोटीन के लिए। यानी कार्बोहाइड्रेट का आमाशय के अंदर भी, कार्बोहाइड्रेट का आमाशय के अंदर भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ना। ऐसा कैसा चला गया? कहां पर? अपना आमाशय के अंदर। ध्यान देना, आगे रुकना। छोटी आंत के अंदर एंजाइम प्रेजेंट था, कौन सा? माल्टेज। ध्यान देना, यहां पर एंजाइम आ गया, कौन सा? माल्टेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम सारे प्रेजेंट थे कहां पर? छोटी आंत के अंदर। ये क्या करेंगे? जैसे ये अपना माल्टोज था, माल्टोज जैसे ही दिखा, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारे दिखे और जल्दी से इनको तोड़ दिया गया। किनके अंदर? इनको तोड़ दिया गया किनके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। बहुत बढ़िया, ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया गया। अब छोटी आंत से कहां पर चले जाएंगे? ये पूरी तरह से ग्लूकोज के अंदर ये टूट गए। ग्लूकोज के अंदर टूटने के बाद वहां पर मौजूद होते हैं छोटी आंत के अंदर रसांकुर, और वो रसांकुर माइक्रोविलाई क्या कर लेगी? उसको बहुत बढ़िया अवशोषित कर लेगी। और अवशोषित करने के बाद ये कहां पर चले जाएंगे? रक्त के अंदर। और रक्त से कहां पर चले जाएंगे? कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर क्या बन जाएगा? वहां पर ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। यानी क्या बन गई? ऊर्जा बन गई। जल्दी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखेंगे। स्टार्च, और स्टार्च मुंह के अंदर एक एंजाइम, कौन सा? टाइलिन कन्वर्ट कर देगा इसको माल्टोज के अंदर। ग्रसनी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ग्रास नली में भी कुछ भी नहीं होगा, आमाशय में स्टार्च के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। छोटी आंत के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये इनको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। अरे हम चाहते भी क्या थे? हम तो चाहते ही ये थे, स्टार्च को तोड़ना है हमें किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। बहुत बधाई वाली बात हो गई, स्टार्च टूट गया किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और ये ग्लूकोज सरल अणु, अब सरल अणु आसानी से अवशोषित हो जाएगा कहां पर? अपने छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत का कौन सा वाला हिस्सा? डुडेनियम, जूजेनियम, इलियम के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला था हमने रसांकुर बोला था। ये रसांकुर जल्दी से उसको अवशोषित करके कोशिका के अंदर धकेल दिया जाएगा। और कोशिका के अंदर बेटा बहुत ही शानदार अंग जिसका नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बदल देगा? उसको ऊर्जा के अंदर तब्दील कर देगा। बहुत बधाई वाली बात, बदल गई ऊर्जा। सेकेंड, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन। बस आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना है, इस फॉर्मेट में ही लिखना है। आपको उसके रिटर्न नोट आपको मिल जाएंगे। वो वाला जो भी हेडेक रहेगी, वो वाला लोड रहेगा, वो रहेगा मेरा। बस आपको चीजों को समझना है, ध्यान देना। सारे के सारे साथ में नोट करते जाएंगे चीजें। अगला स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का पाचन की क्रियाविधि। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो सबसे पहले बता देता हूं प्रोटीन किसमें होता है। तो प्रोटीन होता है दूध के अंदर, अंडे के अंदर, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, जैसे कि दाल वगैरह हो गई। तो जैसे ही आप इनका सेवन करते हैं, जैसे ही आप उनको खाते हैं, भोजन के रूप में ये लेते हैं,
जल्दी से इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वही बात सबसे पहले मुंह के अंदर, मुंह के बाद में हो गई अपनी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में हो गई ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में क्या हो गया अमाशय, अमाशय, और अमाशय से वापस हो गई अपनी छोटी छोटी आंतें, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में तो बड़ी आंत हो गई, और बड़ी आंत में ज़्यादा कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, वहाँ पर अपशिष्ट का प्रबंधन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुंह की, बात करेंगे मुंह के अंदर प्रोटीन के लिए कोई एंजाइम बना क्या? जल्दी से दिमाग की नसों के ऊपर जोर डालिए कि प्रोटीन के लिए एंजाइम बना था क्या मुंह के अंदर? बिल्कुल गलत बात। मुंह के अंदर तो लार बनी, और लार के अंदर एंजाइम था कौन सा? टाइलिन। और टाइलिन तो बना ही किसके लिए? तो टाइलिन बना होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। मुंह के अंदर आपको ऐसा ऐसा लिखना है, आप अगर लिखना चाहते हो उसको तो आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो। मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। अरे इतिहास गवाह है, ग्रास नली के अंदर तो किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि होती नहीं है, पाचन नहीं होगा। अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर प्रोटीन के लिए एंजाइम मौजूद था। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता देंगे कौन सा एंजाइम था। यहां पर लिखता हूं मैं प्रोटीन, प्रोटीन, और यहां पर एंजाइम कौन सा? जल्दी बता दो भाई। प्रोटीन के लिए एंजाइम बना कौन सा? पेप्सिन। लेकिन यहां पर ध्यान देना, पेप्सिन जब निकला था तब वो पेप्सिन नहीं था, वो था पेप्सिनोजन। और इस पेप्सिनोजन को तब्दील किया था किसने? HCl ने। किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन और बन गया ये अपना किसके अंदर? रेनिन। दो एंजाइम काम करेंगे, प्रोटीन और प्रोटीन। ये वाला जो रेनिन करेगा वो किसका प्रोटीन, कौन से प्रकार का प्रोटीन का पाचन करेगा? तो वो करेगा केसिन का। ध्यान देना, केसिन भी क्या एक प्रोटीन है। ये किस में होगा? मां के दूध के अंदर, दूध में। ये पेप्सिन इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? पेप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को पेप्टॉन्स के अंदर। पेप्टॉन्स कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े के अंदर। और रेनिन तोड़ेगा इसको पैराकेशिन के अंदर। बहुत बहुत बढ़िया। पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो कहां पर हो गया अपना? अमाशय के अंदर। आगे जाते हैं छोटी आंत के अंदर, आगे जाते हैं छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अरे भाई मैं बता देता हूं आपको, छोटी आंत के अंदर एंजाइम कहने का मतलब ये जैसे अग्नाशय ने बनाया, अग्नाशय जो भी एंजाइम बनाएगा वो भी तो कहां पर डालेगा? अपना छोटी आंत के अंदर तो डालेगा। तो बात हो गई छोटी आंत के अंदर पाचन। छोटी आंत के अंदर जो पाचन होगा, जो भी अपना पेप्टॉन्स था, जो भी पेप्टॉन्स था, वो पेप्टॉन्स एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये इनको तब्दील कर देगा किसके अंदर? अमीनो अम्ल के अंदर। बहुत बढ़िया। अमीनो अम्ल के अंदर क्या कर लेगा? इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। और हम चाहते भी यही थे कि सरल अणु के अंदर टूट जाए, इनका अवशोषण होगा जैसे कार्बोहाइड्रेट का हुआ, और अवशोषण के बाद में क्या हो जाएगा? बन जाएगी ऊर्जा की अनुभूति हो जाएगी हमें। वैसे ऊर्जा बची नहीं लोगों के अंदर, अब पहले जितनी ऊर्जा की अनुभूति हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट, अगर आपको पूरी उसकी एनाटॉमी समझ में आ गई, उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, पाचन की क्रियाविधि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं अगली पाचन की क्रियाविधि। और अगला पाचन किसका होगा भाई? वसा का पाचन। वसा का पाचन, घी तेल का पाचन करना, ये भी बहुत बहुत मुश्किल काम होता है वसा का पाचन करना। एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, और उससे मिलेगी कितनी? 5.4, और वसा से मिलेगी कितनी? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी किसे मिलेगी? वसा से मिलेगी। तो सीधी सी बात है, वसा का पाचन करना भी इतना आसान नहीं होता। स्टार्ट करते हैं वसा का पाचन। बहुत बढ़िया। वसा का पाचन किसमें हो गई? वसा घी के अंदर, तेल के अंदर होती है अपनी वसा। वही बातें, छोटी छोटी बातें, और सिलेक्शन, मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी छोटी आंतें, छोटी छोटी आंतें,
मुंह के अंदर पाचन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एंजाइम नहीं होता। एंजाइम होता है बट यहाँ पर वसा के लिए एंजाइम नहीं बना। बता देता हूँ, वसा के लिए एक एंजाइम बना। कौन सा एंजाइम, कौन सा बना इसके लिए? लाइपेज। लगा दो जितने भी लगाने, चांद तारे हीरे मोती। ग्रसनिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं, ग्रासतली के अंदर बिल्कुल भी नहीं। अमाशय के अंदर ध्यान देना, अमाशय के अंदर एंजाइम होता है कौन सा? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है, लेकिन ध्यान देना, लाइपेज ने हमेशा एक शर्त रखी कि अगर तुझे वसा अगर मेरे से टूटना है तो तुझे सबसे पहले डुबकी लगा के आना पड़ेगा। किसके अंदर? पीतरस के अंदर। क्या आमाशय के अंदर क्या पीतरस की सप्लाई होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर पूरी तरह से बहुत अकड़ू है ये लाइपेज, उसने साफ साफ मना कर दिया। अगर तुझे टूटना है तो सबसे पहले डुबकी लगा के आना पड़ेगा। किसके अंदर? पीतरस के अंदर। पीतरस का वहां पर कोई भी लेना देना नहीं होता आमाशय के साथ में। भाई बड़ा खतरनाक होता है, नहीं तोड़ूंगा तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन पड़े भी रह जाएंगे, लेकिन वहां पर पाचन नहीं करेंगे। किसका? वसा का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता वहां पर। ठीक है, आगे आते हैं चोटी आंत के अंदर। अरे चोटी आंत के अंदर तो लाइपेज भी मौजूद है, ध्यान देना, लाइपेज भी मौजूद है और वहां पर मौजूद है वसा। ध्यान देना, लेकिन वसा कैसी? वसा होनी चाहिए डुबकी लगाए हुए। किसके अंदर? पीतरस के अंदर। जब वो पीतरस के अंदर जब डुबकी लगाती हैं तब वो बदल जाती है किसके अंदर? इमल्सीकृत हो जाती हैं वो। तो हो गई कैसी वसा? इमल्सीकृत वसा। लिखने का तरीका रहेगा आपको, पीतरस के माध्यम से वो हो जाती है, इमल्सीकृत हो जाती है और इस इमल्सीकृत वसा के ऊपर एक एंजाइम कार्य करता है कौन सा? लाइपेज, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है किसके अंदर? वसीय अम्ल के अंदर। इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा क्या करेगी? उस लाइपेज के टुकड़े टुकड़े कर देगी किसके अंदर? वसीय अम्ल के अंदर। हम चाहते भी यही थे कि छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाए। वसीय अम्ल आगे जाकर क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। वही जो भी माइक्रोविलाई होती हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वहां पर इसका अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद रक्त के अंदर और रक्त से होता हुआ सेल के अंदर और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा? उसको ऊर्जा बना देगा। कंप्लीट हो गया आपका पाचन तंत्र। आप सभी को बहुत बहुत बधाई वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। और जो भी आपके कोई डाउट रहते हैं आपको सारा हैंड राइटिंग के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ध्यान देना। और भी इसके आपके अगर कोई डाउट बचते हैं तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके डाउट है पाचन तंत्र को कंप्लीट वीडियो देख लेना। जिसने भी कंप्लीट नहीं देखा है पूरी ईमानदारी के साथ में देखेंगे और देखने के बाद आप उसको पूरी एक बार से लिख देना। लिखने के बाद सरसरी नजरों से देख लेना, आपका पाचन तंत्र जिंदगी के अंदर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ओके, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।